ये फ्रंट पेज है स्टेट्समैन का। इसमें सबसे मेन न्यूज़ इसमें जो है कि ये है आपकी युवा शक्ति टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि युवा शक्ति टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। ठीक है, पीएम मोदी एक्सप्रेसेस हिज इमीडिएट ट्रस्ट इन द नेशंस यूथ। पीएम मोदी एक्सप्रेसेस हिज इमेंस ट्रस्ट इन द नेशंस यूथ। ये जो है हम देख सकते हैं कि ये कहीं इन्होंने भाषण दिया है, उसके हिस्से दिए गए हैं यहाँ आपको। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे क्या है। है ना, युवा शक्ति टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? युवा 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 क्या हो गया? यूथ। यूथ, यूथ पावर। ठीक है, दैट मीन्स द पावर ऑफ द यूथ, दैट मीन्स द यूथ। तो युवा शक्ति टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, ये बात कर रहे हैं मोदी जी। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। सबसे पहले ये फोकस कर रहे हैं युवा शक्ति पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? युवा शक्ति को क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या दिमाग में आ रहा है इसको लेकर? आज के जनरेशन को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, आज का जनरेशन ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, मेन कहीं भी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं कौन होते हैं? युवा, यूथ। जो काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो काम करने वाला सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? यूथ को। ठीक है ना, युवा लोगों को। और अभी आपको याद होगा मैंने बताया था कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से लगभग इंडिया अभी ऐसे डेमोग्राफिक स्टेज में चल रहा है, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कैसे लिखेंगे सर उसको? मतलब कि यूथ को, आज का डेट हो गया 13 है ना? ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 13/1/25। ठीक है, तो अभी ऐसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है इंडिया। आपने एक टर्म सुना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा जा रहा है लगातार, डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये पूछा गया है। बीपीएससी में भी आ चुका है, आईएएस में तो लगातार आ रहा है, बीपीएससी में भी, पीटी में, मेंस में आ चुका है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हम अभी एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जिसको अभी कहा जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक क्या हुआ? डेमोग्राफी क्या होता है? व्हाट इज डेमोग्राफी? इट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी कई बार बताया मैंने आपको, सब दिमाग में है कि नहीं? डेमोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज पॉपुलेशन। डेमोग्राफी, डेमोस, ये अब शब्द, ये जो चीज है किस शब्द से बना है? डेमोस। डेमोस का लैटिन में मतलब होता है ह्यूमन या मैन। मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस मीन्स मैन या ह्यूमन एंड क्रेटोस मीन्स रूल। तो रूल बाय पीपल, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हाँ, तो डेमोस और क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब है मैन, ह्यूमंस, और ग्राफी मीन्स कहते हैं द स्टडी, द पिक्चराइजेशन, जो उसको हम उसका एक तरह से न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। जब उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं,
तो हम वहाँ ग्राफी, जैसे जियोग्राफी, ग्राफ स्टडी ऑफ अर्थ, जियो अर्थ, ग्राफी कहते हैं कि जहां हम Study. उसको मैप्स के थ्रू स्टडी करते हैं, मैप्स बना के उस डेटा को हम एक पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ देखा है आपने, तो इसीलिए उसके अंत में ग्राफी आ जाता है, जियोग्राफी। ग्राफी मीन्स हाँ, ग्राफ थ्रू मैप्स, स्टडी थ्रू मैप्स। थ्रू मैप और हाँ, मैप्स के माध्यम से, जैसे भी कहने का मतलब है कि जो हमें दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं, उसको स्टडी करना, ठीक है। तो इसीलिए हम जियोग्राफी कहते हैं। उसी तरह है डेमोग्राफी, जो लोगों को हम देख सकते हैं थ्रू मैप और ग्राफ। हाँ, और उनको थ्रू मैप या ग्राफ के स्टडी करना, तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो मैंने बताया डेमोस मीन्स मैन, तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन, दैट इज पॉपुलेशन। तो अब यहां से आया कि वी आर हैविंग अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या हुआ? ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो हमारे पॉपुलेशन में एक चेंज हो रहा है। पिछले 15 सालों से हम ऐसे फेज में हैं जिसको कहा जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। पॉपुलेशन, मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना। पॉपुलेशन क्या है? लगातार कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ बच्चे ग्रो करके बड़े हो रहे हैं, उनका एज चेंज हो रहा है सबका। बच्चे से जवान हो रहे हैं, जवान से प्रौढ़ हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, लगातार लोग चेंज हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन इज एवर चेंजिंग। तो इंडिया का भी पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, किसी भी देश का लगातार चेंज होता रहता है। हाँ, हमारा इस मामले में भी चेंज हो रहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, यानी जो बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब लगातार चेंज हो रहा है। हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में हमारा पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था एंड इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी तेजी से जब पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा था कि वो बम के धमाके की तरफ बढ़ रहा है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम कहते हैं, जनसंख्या का विस्फोट। तो पॉपुलेशन वाज बिकमिंग अ बर्डन फॉर अस। हमारे लिए एक बोझ बन गया था पॉपुलेशन। उतने लोगों को खिलाना, उनके लिए उतना स्कूल, हॉस्पिटल सब व्यवस्था करना, कॉलेज व्यवस्था करना, खाने का उतना, उनके रहने का, हर तरह का उनके लिए व्यवस्था करना। तो इट वाज बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द पीपल, फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन अब हमने उसको क्या किया? हमने उस बर्डन को, उस बोझ को हमने एक रिसोर्स बना लिया अपने लिए। तो वी हैव कन्वर्टेड द बर्डन एंड पॉपुलेशन टू ह्यूमन कैपिटल। बताया था आपको ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? जब हम लोगों को पढ़ा लिखा के ट्रेन करके उसको एक अच्छा एक्सपर्ट बना लेते हैं, क्वालिफाइड इन एनी फील्ड। ही मे बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, ही मे बी अ गुड स्कॉलर, he may be a good engineer, he may be a good doctor, he may be a good carpenter. So now our population is changing to human capital, और इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके बारे में भी आपसे लगातार पूछा गया है। इस बार भी पूछा गया था पिछली बार कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, सब याद आपको करने की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी देखिए सारी बातें जुड़ी हुई है। हमने कहा कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन चेंज हो रहा है और आज ऐसे स्टेज में आया हुआ है, वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड। वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन वर्ल्ड। चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन। यस, इसी को कहा जा रहा है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड।
डिविडेंड का मतलब होता है लाभ। डिविडेंड जो है बेसिकली वर्ड शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई शेयर रखते हैं तो हर साल उसका जो ब्याज मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मीन्स द एनुअल प्रॉफिट। तो यहां कहा जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जो पॉपुलेशन का हमें लाभ मिल रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि यस, क्योंकि वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन वर्ल्ड। वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड। तो आज उस यूथ को हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उस यूथ को हम अच्छे से पढ़ाकर लिखाकर ट्रेन कर से अच्छा फूड खिला के उसको हेल्दी, तो वी विल हैव द हेल्थ, वी कैन हैव द बेस्ट ह्यूमन कैपिटल और वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास ये मौका है, हम कर सकते हैं, करें तब ना, बुद्धि जागे समय पर लोगों की तब ना। वी कैन हैव द बेस्ट ह्यूमन कैपिटल इन द वर्ल्ड। आज देखिए, आज हमारे डॉक्टर्स इंडिया के पूरे दुनिया में माने जा रहे हैं। लोग दूर दूर से इंडियन डॉक्टर्स को खोज रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेशों में हो। इंडियन इंजीनियर्स, दे आर बीइंग sought आफ्टर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। Their demand is high. See, even recently, current Trump has changed his policy. Previously, he was against the giving jobs to Indian engineers, software engineers. Now he has also understood the importance of Indian engineers, and he is going in the favor of H-1B visa. Why? Because he knows that without Indian software engineers, American economy cannot develop. जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित जी को समझ में आया था कि बिहारियों के बिना दिल्ली का विकास नहीं हो सकता है, वैसे ही अमेरिका का विकास या किसी भी बड़े देश का डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री का विकास बिना इंडियन इंजीनियर्स के नहीं हो सकता है। तो पहले इसी को वो वोट इसी बात पर जीता था ट्रंप जो है, इंडियंस और विदेशियों के खिलाफ बात करके, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी लोगों को तो वो उन्होंने कहा इनको भगा दो, इनको नौकरी नहीं देंगे, हम सब नौकरी आप ही लोग को देंगे जो यहाँ के हैं। इसी बात पर सबने वोट कर दिया था उसको, खुश हो गए। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि उससे तो इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। आपके यहाँ के लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है और पैसा खोजते हैं इंडियन से 5 गुना ज़्यादा, तो कहाँ से आप इकोनॉमी, आपकी बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट, आपका कोई खरीदेगा नहीं, सारा चीज़ महंगा हो जाएगा आपका। तो अब जो है उनको समझ में आया, एलॉन मस्क ने भी कहा, इन लोगों ने कहा, तो अब ट्रंप साहब का दिमाग लाइन पर आ गया। अब कह रहे हैं हाँ H-1B वीज़ा के फेवर में है, यानी कि वी आर वेलकमिंग द इंडियन इंजीनियर्स हेयर। बीच में इसलिए बहुत जॉब ड्रॉप्स हुए थे, सबको हटाया गया था, इंडियंस को बहुत सारे जॉब से वहाँ हटा दिया गया था, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी, उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, संरक्षणवाद की नीति। तो we have the demographic dividends, that means we are having the unique और ये जीवन में किसी देश के एक ही बार ऐसा आता है कि जब उसके यूथ का जो है परसेंटेज पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। टुडे मोर देन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। टुडे more than 65% of our population is in the working population, that means 15 to 60 years एज ग्रुप। इसको कैसे लिखेंगे? लिखिए, जो बोल रहे हैं वही लिखिए। टुडे वी हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूथ पॉपुलेशन, of youth in population in the age group 15 to 60 years. In the age group 15-60 years, which is working age group. वर्किंग एज ग्रुप्स। तो इसीलिए देखिए, ये हमारे पास युवा शक्ति, इसीलिए बोल रहे हैं युवा शक्ति।
वो युवा शक्ति है जिसको अगर अच्छे से पढ़ा लिखा दिया। देखिए आज गवर्नमेंट स्कूल में आपको इतना मैं करंट से सारा चीज़ बता, अभी देखिए बिहार में ही चल रहा है मशाल, मशाल नाम का प्रोग्राम चला जा रहा है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के उनको स्पोर्ट्स का एक्स्ट्रा करिकुलर है, खास करके स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग उनके लिए दिया जा रहा है। उसके लिए उनका सारा व्यवस्था किया जा रहा है, उनकी जांच की जाए उनका क्या है और उनको और इम्प्रूव किया जाए, हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाए। तो यूथ पर फोकस हो रहा है हर जगह कि यूथ जो है, जो हमारा बच्चा है और साथ से लेके उसको हम कितने अच्छे से पढ़ा दें, कितने अच्छे से ट्रेन कर दें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टरी में हो, किसी भी प्रोफेशन में, या उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं हर तरह का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, स्मिथ, हर तरह का जो है, ताकि उसको हम किसी भी तरह के स्किल से इक्विप कर सके, उसको स्किल दे सके तरह तरह का, ताकि कल को वो जीवन में कुछ अच्छा काम कर सके। और जितना वो अच्छा काम करेगा, सीखेगा, वही हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। कल को वो अपने लिए अच्छा करेगा तो इसका मतलब देश के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए सरकार के सामने, और ये एक ही बार आता है ये पीरियड किसी देश के इतिहास में, जब उसके पास इतनी यूथ पॉपुलेशन। नहीं तो क्या होगा, इसके बाद धीरे धीरे अब यूथ की जगह, अब ये जो यूथ है क्या होगा, धीरे धीरे इनका एज बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर ये इनका एज ग्रुप हायर जाते जाते फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जैसा अभी जापान का है, कि वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो बर्डन बने हुए हैं देश में। वहाँ जो है ओल्ड एज ग्रुप बहुत है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं, बट उन पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मेडिकल का, हर चीज़ का, तो वो अनप्रोडक्टिव है और साथ ही साथ उन पर खर्च भी उतना ही ज़्यादा है। तो फिर हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जिससे जापान को जूझना पड़ रहा है। और इसीलिए वहाँ हर चीज़ जो है जवान लोग को बहुत, क्योंकि वहाँ 4-4 5-5 पीढ़ी जीवित है, एक साथ एक घर में रह रही है, कमाने वाला एक है, उसको नीचे के 2 ऊपर के 2 पर खर्च करना पड़ रहा है। तो हमारा भी, क्योंकि अभी ये यूनिक हमारे पास है अपॉर्चुनिटी इन विच, इसीलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कि युवा शक्ति टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। अगर युवा शक्ति आज हमारे जाग जाए तो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सकता है, क्योंकि हमें अच्छे साइंटिस्ट बन के मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बन। देखिए उस दिन आपको मैंने बताया था, इसलिए एक जगह पटना यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि शोध पर ध्यान दीजिए, रिसर्च पर ध्यान दीजिए। तो यूथ को हर तरह से समझाया जा रहा है कि हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ, रिसर्च, कहीं भी ध्यान, हर जगह अपना ट्राई टू अचीव बेटर। समझ गए? तो अब यही मोदी जी समझा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के जिम्मे है ये कि भाई समझाइए लोगों को, उन्हीं का जिम्मा है समझाने का। तो इसलिए वो देखिए क्या समझा रहे हैं। अब यही देखिए उनका भाषण पढ़ते हैं कि क्या लिख रहे हैं। कैपिटल 65% था। हाँ, मोर देन 65%। देखिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, यही सब बातें कहेंगे जो मैंने आपको अभी बताई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Sunday that the strength of युवा शक्ति will make India a developed nation। तो इन्होंने कहीं रविवार को कहीं भाषण में कहा कि इस युवा शक्ति जो है यही हमारे भारत देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाएगा, डेवलप्ड नेशन। The Prime Minister was addressing the विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एट भारत मंडपम हेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे था रविवार को, 12 जनवरी। क्या था 12 जनवरी को? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे था। किसके इसमें था? क्यों नेशनल यूथ डे उसको डिक्लेयर किया गया? भारतीय युवाओं के लिए। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये क्या नाम है, विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद हु एपिटोमाइजेज द यूथ, द एनर्जी, द अचीवमेंट्स बाय मैन थ्रू हार्डशिप एंड स्ट्रगल। जो ये एक स्तंभ है, वो ही शोज द एपेक्स, द पीक ऑफ द अचीवमेंट बाय अ मैन।
डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज एंड स्ट्रगल। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जो है जयंती को डिक्लेयर किया गया नेशनल यूथ डे, ताकि यूथ उनसे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। विवेकानंद हु डिस्पाइट, ठीक है, अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, बट ही अडॉप्टेड द लाइफ ऑफ ए सन्यासी एंड कोई रिसोर्सेज नहीं थे उनके तो वो पास। ग्रेजुएशन किए थे तब ना जाके बाद में सन्यासी बने थे? नो नो नो, शुरुआत से ही? किसने बोला है ये बात? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमको नहीं मालूम नहीं, राइट फ्रॉम द 5 years ऑफ 5 years नहीं, मतलब 7-8 साल के थे तब से छोड़ दिए थे। ठीक है, उनसे कम उम्र में एक शंकराचार्य जी का ही आता है कि जो 5 साल के ही वर्ष में सन्यासी हो गए थे। 5 क्या, उससे भी कम उम्र में सन्यासी बच्चे हो में गए जैसे थे। जन्म हाँ, लिए, होश हुआ। 5 साल में तो बहस करते फिर रहे थे विद्वानों से। 5 साल के थे तब वो यहाँ मंडन मिश्र जो काशी के नामी विद्वान थे उनसे बहस करने आए, तो बोले कि आप 5 वर्ष के, आप क्या हमसे बहस कीजिएगा? तो बोले मंडन मिश्र, मेरी उम्र 5 वर्ष की है लेकिन मेरी विद्या की उम्र 5 वर्ष की नहीं है। वो विद्या तो हजारों साल से हमारे देश में चली आ रही, जिसको मैंने पाया लोगों गुरुओं से। तो आप मुझसे मेरी उम्र से थोड़े बहस कर रहे हैं, मेरी विद्या से आपको बहस करना है ना। मेरी उम्र पर मत जाइए कि मेरी उम्र है 5 वर्ष की, जो मेरी विद्या है उसकी उम्र क्या है ये समझिए। तो मंडन मिश्र को हरा दिए थे, सोचिए, इतने बड़े विद्वान को। अच्छा, मंडल मिश्र। मंडन मिश्र, हाँ, मन मन मंडन, MUNDAN। MANDAN, मंडन मिश्र को जो है उन्होंने, या मंडन मिश्र को तो खैर और उम्र में गए थे, 5 साल में और किसी बड़े विद्वान को हराए थे। तो मिश्र, MISHRA, मिश्रा। हाँ मिश्रा, तो मंडन मिश्र को हरा दिए। गुरु शंकराचार्य। हाँ, तो मंडन मिश्र की फिर पत्नी थी जो वो भी विद्वान थी बड़ी, उन्होंने कहा कि देखिए आपने मेरे पति को हरा दिया, लेकिन पति की हार तब मानी जाती है जब वो पूरी तरह से हार जाए, यानी मैं भी शामिल हूँ पति में, तो आपको मुझे भी जब हराइएगा तभी मेरे पति की हार माननी पड़ेगी। तो बोले हाँ ये भी बात आपका उचित है, कहिए। तो मैं भी आपसे साथ करूँ कि ठीक है। तो वो फिर क्या चालाकी की कि इनसे परिवार के बारे में बातें पूछना शुरू कर दी, परिवार के मामलों पे। तो उन्होंने कहा देवी मैं तो सन्यासी हूँ, मैं परिवार के बातों को मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो कभी परिवार में रहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर कैसे हार होगी? तो कहे कि ठीक है, तब मुझे आप 1 वर्ष का समय दीजिए, मैं 1 वर्ष के बाद आपसे आऊँगा और फिर आपसे बहस करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तो देखा कि जब सन्यासी हो गए तो ये जानेंगे कहाँ से परिवार की बातें, या पति पत्नी के बीच संबंध होता है, जो भी बातें होती हैं वही कहाँ से जानेंगे, क्योंकि ये तो स्वामी विवेकानंद जो कि काफ़ी कम उम्र में, ठीक है ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाके फाइनली उनको एक लगा कि ये गुरु हैं जो वास्तविक मुझे एक भगवान का दर्शन करा। वो सबसे जाते थे, वो यही कहते थे, किसी भी उनके गुरु के पास जाते थे तो कहते थे तो आपने भगवान को देखा है क्या, आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, इनको लगता था नहीं मैं इनको गुरु नहीं मानूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उनसे भी यही सवाल पूछे कि आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे आपको देख रहा हूँ। कहा क्या आप मुझे भी भगवान को दिखा सकते हैं? बोले हाँ, जैसे मैं देखता हूँ तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। और तब उनको उनके सिर पर हाथ रखे उनको अनुभव हुआ कि नहीं, तो फिर उनके शिष्य हो गए। वहीं से उन्होंने कहा कि माता के पास गए कि माता मुझे अब संन्यास दे दो, मैं गुरु मिल गए, मैं जा रहा हूँ उनके। कौन, क्या क्या कौन है? कौन? विवेकानंद। अच्छा, उसी समय से? हाँ हाँ, विवेकानंद तभी से फिर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो गए। तो ही शोज द एपिटोम, द पीक ऑफ अचीवमेंट, ठीक है ना। स्वयं तप साधना करके हर चीज़ को, विद्या सीखे, बहुत सारी सीखे, अपने आप को किए और दुनिया भर में देखिए नाम हुआ। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, उनके बर्थ एनिवर्सरी को इसलिए नेशनल यूथ डे इस देश का डिक्लेयर किया गया 12 जनवरी। तो यहाँ है कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन कोमोमेरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। एंड एनिवर्सरी, पहले एनिवर्सरी ही लिख लेते हाँ। हैं, ऑफ
कि ऊपर क्या लिखा हुआ हेडिंग के नीचे, पीएम मोदी एक्सप्रेसेस हिज इमेंस ट्रस्ट इन द नेशंस यूथ। मतलब घुला हुआ, बहुत ज़्यादा, इमेंस का घुला हुआ मतलब होता है। अत्यधिक, टू मच, वेरी लार्ज, वेरी हाँ। मच, टू मच। तो पीएम मोदी एक्सप्रेसेस हिज इमेंस ट्रस्ट इन द नेशंस यूथ, इसीलिए यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ समझ में आए तब ना यूथ को। आगे क्या कह रहे हैं, he said India is truly blessed to have such a युवा शक्ति, ऐसी युवा शक्ति भारत के पास ऐसी है, ये अभी भारत के लिए वरदान है। आई हैव फेथ इन दिस युवा शक्ति, दैट दिस युवा शक्ति विल मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। पीपल हु कैलकुलेट डेटा मे थिंक इट इज इम्पॉसिबल। I know it is a huge target, but certainly not impossible. मोदी कहते हैं मैं जानता हूं कि एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन। साइटिंग द इमेंस फेथ विवेकानंद हैड इन द यूथ ऑफ द नेशन, उन्होंने साइटिंग मतलब उदाहरण दिया, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसा स्वामी विवेकानंद को इस देश के युवा में बहुत ज़्यादा विश्वास था, असीम विश्वास था, इमेंस। मिस्टर मोदी सेड ही बिलीव्ड दैट हिज डिसाइपल्स वुड कम फ्रॉम द यंगर जनरेशन हु वुड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि जो विवेकानंद के शिष्य हैं वो सारी समस्याओं का वो मतलब समाधान कर सकते हैं, जो विवेकानंद के शिष्य होंगे, यानी कि जो कर्म में विश्वास करते हैं। ही सेड सिंस ही हैड फेथ इन विवेकानंद एंड हिज बिलीफ्स ही ट्रस्टेड हिज विजन फॉर द यूथ। इसी के लिए उनको जो उनका सोच है युवा के लिए उसमें उनको भरोसा है, क्योंकि वो विवेकानंद और उनके बिलीफ जो थे, उनकी जो मान्यताएं थी, उनमें उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। इफ स्वामी विवेकानंद वर अमंग अस टुडे ही वुड बी फिल्ड विथ न्यू कॉन्फिडेंस अपॉन विटनेसिंग द अवेकेंड पावर एंड एक्टिव एफर्ट्स ऑफ द 21st सेंचुरी यूथ। कह रहे हैं कि अगर आज विवेकानंद होते हमारे बीच तो आज वो नए विश्वास से भर जाते, ये देखते हुए कि आज का युवा जो है वो कितना जाग गया है और कितना वो क्रियाशील है, कितना कर्मठ है। रिकॉलिंग द G20 समिट होस्टेड एट भारत मंडपम इन 2023, भारत मंडपम वहाँ एक बनाया गया है बिल्डिंग, हाँ, जहाँ की ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। G20 पहले इंडिया हैबिटेट सेंटर में होता था, ठीक है, तो अब उसकी जगह लोग नया, क्योंकि हर चीज़ को कल्चरल चेंज दे रहा है जो अब, तो भारत मंडपम एक हिंदी संस्कृत का शब्द लिया ताकि वो हमारे कल्चर का लगे, तो भारत मंडपम बिल्डिंग बनाई गई जहाँ ये सारे इवेंट किए जाते हैं। ये जितना भी मीटिंग होता है भारत मंडपम में ही होता है। नहीं, मीटिंग नहीं, माने कुछ कल्चरल एक्टिविटी जो होता है, तो मीटिंग भी उसमें शामिल है। ऑफिशियल मीटिंग तो अपना ऑफिसेज में होता है, थोड़े तो केवल कल्चरल इवेंट होता है। कल्चरल इवेंट्स जो है कहाँ पे, यहाँ पे रेडियो स्टेशन के पास, कहाँ पे भारत मंडपम? अरे दिल्ली का है, यहाँ थोड़े है। ओ अच्छा, तो यहाँ पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियो स्टेशन के पास कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, टाउन हॉल कहते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? जो विशाल मेगा मार्ट के उधर पे नहीं है? ध्यान नहीं, एक तो वहाँ पर है वो आरके मेमोरियल, एक तो है मेमोरियल, तो आगे तो उधर चला गया, इधर ही टाउन हॉल का विशाल मेगा मार्ट के बगल में टाउन हॉल होगा, टाउन हॉल होता है हर जिले में। तो देखिए भारत मंडपम केवल एक ही जगह है, दिल्ली में है, वो दिल्ली में बना हुआ है भारत मंडपम। हाँ, रिकॉलिंग द G20 समिट होस्टेड एट भारत मंडपम, जैसे G20 का समिट वहाँ हुआ था भारत मंडपम में, उन्होंने किया था। नया भी सब मोदी लोग का बनवाया हुआ है। इन 2023 मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेन्यू, स्टेटिंग दैट द वर्ल्ड लीडर्स वर एट द सेम वेन्यू टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, while today
द यूथ ऑफ इंडिया वर चार्टिंग द रोड मैप फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स फॉर इंडिया। कह रहे हैं कि इसी जगह पर भारत मंडपम में ही एक समय G20 का मीटिंग हुआ था, जहां की दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स सब जमा हुए थे एक जगह पर, जो है कि आगे दुनिया में हमें क्या कैसे करना चाहिए ये तय करने के लिए। और जबकि इसी जगह आज भारत के जो युवा हैं वो देश के लिए अगले 25 साल में हमें क्या करना है, कैसे देश को आगे ले जाना है, वो यहाँ सोच विचार चल रहा है। ठीक है। रिकाउंटिंग अ कन्वर्सेशन विथ यंग एथलीट्स एट हिज रेसिडेंस, ही सेड वन ऑफ देम रेफर्ड टू हिम एज अ फ्रेंड। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब यंग एथलीट से हमारा अपने आवास पर बात हो रहा था तो एक ने कहा कि वो उनको अपना एक मित्र समझता है। तो ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू द यूथ, दैट मीन्स, ठीक है ना, यूथ जिसको लगता है कि सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, सरकार का अलग ही पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। तो ये समझने की बात है, अपने आप को जोड़ के, ठीक है। डेट चेंज कर दिए, टाइम चेंज कर दिए, एम्फसाइजिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको कर देंगे। मीटिंग विथ यंग एथलीट्स एट हिज रेसिडेंस। यंग एथलीट्स मतलब यहाँ पे एथलीट्स का मतलब यहाँ पे कोई अलग सेंस लेना है? नहीं, एथलीट्स जो होते हैं एथलेटिक्स में जो पार्टिसिपेट यहाँ करते पे कोई हैं, अलग मतलब नहीं लेना है? अलग मतलब क्या है, वही एथलीट का मतलब जो एथलेटिक होता है, जो दौड़ भाग कूद ये सब तो ठीक है, एक्टिविटीज यहाँ में पे ना, कोई वही मतलब है, वही अलग। और क्या रहेगा मतलब। तो ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कि ही सेड वन ऑफ देम रेफर्ड टू हिम एज अ फ्रेंड, मतलब उनमें से एक एथलीट ने कहा, उनको अपना दोस्त की तरह माना, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो, ये एथलीट। हाँ नहीं नहीं, वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड, वी आर ऑल्सो केयरफुल अबाउट द यूथ ऑफ द कंट्री। हमें भी उनकी चिंता होती है, हम उनसे लगातार ये है, और वो मुझे अपना दोस्त की तरह समझ सकते हैं जो युवा हैं। मतलब कि आज के दौर का जो युवा रेस में है उसी को एथलीट यहाँ पे दिया हाँ हुआ है, हाँ वही पूछ रहे हाँ थे। हाँ। Emphasizing his bond of friendship with the youth of the nation, Mr. Modi stated that the strongest link in friendship is trust। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ये परंपरा है बीजेपी आरएसएस की कि ये लोग जल्दी किसी को बांधना चाहते हैं, विश्वास से जीतना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो वही यहाँ ये यूथ को एक फ्रेंडशिप से जोड़ना चाह रहे हैं और उसको ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना, ट्रस्ट। तो जो यूथ होता है वो ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब ट्रस्ट वस्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट की जो ये है कंसेप्ट, यूथ में ही ज़्यादा रहता है, विश्वास की बात, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक इन फ्रेंडशिप इज ट्रस्ट। आखिर मित्रता किस पे होती है? विश्वास पे ही होती है, भरोसा पे होती है, ठीक है। बाद में जब एक आदमी यूथ का एज पार करता है तब उसको पता चलता है दुनिया में कितना फ्रॉड है और भरोसा जैसा कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, ठीक है ना, ऐसा हाल है। तो खैर इन सब चीज़ों से ये हट जाता है, लेकिन यूथ को जो है वो इसमें बड़ा ये होता है, और इसीलिए यूथ को यहाँ कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाह रहे हैं। He expressed his immense trust in the youth, which inspired the formation of My Bharat and the foundation of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये सब याद रखिएगा, ये सब लिखने के लिए काम आएगा, सब आपका एस्से में जो है बता रहे हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। Now, stating that setting big goals, stating that setting, क्या हो गया भाई? Stating that
setting big goals and achieving them within a time frame is not impossible, he said। देखिए, वो उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्यों को तय करना और उनको प्राप्त करना एक समय में, टाइम फ्रेम मतलब एक तय समय में उनको अचीव कर लेना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। ही सेड विदाउट अ क्लियर गोल नथिंग कैन बी अचीव्ड। कहते हैं कि विदाउट अ क्लियर गोल नथिंग कैन बी अचीव्ड। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी होता है। जब आपको लक्ष्य दिखेगा तभी ना उसके लिए वर्क कीजिएगा। अभी यही नहीं पता है कि क्या करना है तो फिर क्या अचीव कीजिएगा। तो कहते हैं कि विदाउट अ क्लियर गोल नथिंग कैन बी अचीव्ड एंड टुडेज इंडिया इज वर्किंग विथ दिस माइंडसेट। आज का जो भारत है, आज के जो युवा हैं, वो इसी लक्ष्य के साथ, एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, विकसित भारत, कि हमें देश को डेवलप करना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। ठीक है। हाईलाइटिंग सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू डिटर्मिनेशन ओवर द पास्ट डेकेड, Mr. Modi said India had resolved to become open defecation free and within 60 months 60 crore citizens achieved this goal। ठीक है, ये अब अपना सरकार का एक गिना रहे हैं कि हमने एक लक्ष्य पूरा किया, कि हमने तय किया कि हमें ओपन डिफिकेशन फ्री होना है, यानी कि खुले में शौच मुक्त होना है, और 60 दिनों में 60 करोड़ लोगों ने इस बात को अपना लिया, यानी तय कर लिया और अपनाना शुरू कर दिया कि हम मंथ लिखा हुआ है। हाँ 60 मंथ, हाँ 60 महीनों में 5 साल में, कहने का मतलब है कि 5 साल में जो है 60 करोड़ लोग ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे। नियरली एवरी फैमिली इन इंडिया नाउ हैज़ एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज and over 100 million gas connections have been provided to free women's kitchens from smoke। ये अपने सरकार की कुछ उपलब्धियां भी गिना रहे हैं कि आज 100 मिलियन गैस कनेक्शन, आज हर किसी को बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी है, जैसे इन्होंने जनधन अकाउंट खुलवाया था। 100 मिलियन गैस कनेक्शंस जो है दिए गए हैं ताकि महिलाओं के घरों में धुआं धक्कड़ का झमेला नहीं रहे। गैस के इस्तेमाल से, जो पहले धुएं से लोगों को लकड़ी जला के और तरह के फ्यूल का यूज़ करके जिसमें बहुत धुआं होता था, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां और पोल्यूशन भी होती थी, तो उनसे भी हमको, पोल्यूशन से भी छुटकारा मिला है और उन महिलाओं को या बहुत से लोगों को बीमारियों से भी राहत मिला है। नोटिंग दैट इंडिया इज अचीविंग its targets ahead of schedule in various sectors, the Prime Minister said during the COVID-19 pandemic, while the world struggled for vaccines, Indian scientists developed a vaccine ahead of time। तो एक कह रहे हैं कि जहां हम, जैसे हमने कई मामलों में समय से पहले लक्ष्यों को पूरा करके दिखाया है, जैसे कोविड के समय जब सारे देश वैक्सीन डेवलप करने के लिए हड़बड़ाए हुए थे, तब तक इंडिया ने समय से पहले वैक्सीन पूरा करके लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया था, दूसरे देशों को उपलब्ध कराया। He also highlighted India's commitment to green energy, noting that India was the first country to meet the Paris Agreement commitments।
India was the first country to meet the Paris Agreement commitments 9 years ahead of the schedule। 9 साल पहले तय शेड्यूल के इंडिया ने अपने कमिटमेंट को करके दिखा दिया। पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट, ठीक है। इसको सुनिएगा, इस जो है मुझे लगता है शायद ये मन की बात में आया होगा ये, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, हाँ, अगर होगा तो ऑडियो, नहीं तो ये जो है इस भाषण को सुनिएगा। नहीं, मन की बात नहीं, ये तो वहाँ भाषण दे रहे होंगे नेशनल यूथ डे के, दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया, ये मन की बात पे नहीं। ये वहाँ इन्होंने बोला है, क्या बोलते हैं, जो ये चल रहा है ना, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 जो भारत मंडपम में हुआ, वहाँ पर इन्होंने नेशनल यूथ डे के मौके पर ये बोला है, ये बातें कही है, और भी इसमें होगा, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है एक यूथ के प्रति, और जो हमारे पास अभी एक देश के तौर पे मौका है जो हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी की यहाँ चर्चा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को कि आप जो भी अचीव कर सकते हैं उसको कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके आंसर्स के लिए, मेंस राइटिंग के लिए, एसए के लिए, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी, जो ये कह रहे हैं उन बातों को याद रखने की ज़रूरत है। उन जिन शब्दों को, जिन बातों को वो कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो उनको याद करने की ज़रूरत है, दिमाग में बिठाने की, और उसको वैसा लिखने की ज़रूरत है। बेहतरीन आप तब आंसर या ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें ठीक लग रहा है ना, कर रहा है तो सब सारा कुछ है ना, इसलिए इसका इस तरह का आपको सिस्टम कर दिया इसमें। तो ये जो था हमारा, तो ये मोदी का जो भाषण हुआ, युवा, उसमें क्या है, युवा शक्ति टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। इस भारत देश को एक विकसित भारत, एक विकसित देश, डेवलप्ड नेशन कौन बना सकता है? युवा शक्ति ही बना सकती है, ठीक है, सही बात है। तो इसी तरह मेरा भी आप ही लोग से यही आग्रह है, ठीक है, कि विकसित भारत बनाइए देश को। आप लोग भी जब करिएगा, अचीव करिएगा, तभी आप लोगों की मेहनत से ही ये देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है EAM जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट डोनाल्ड ट्रम्प्स इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन का मतलब है वहाँ शपथ लेना, हाँ, शपथ लेना, वहाँ अपना एक नए पद का उनको शपथ दिलाया जाएगा, स्वीयरिंग इन, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो यहाँ पर इनॉग्रेशन क्यों यूज़ किया गया है? इनॉग्रेशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? इसलिए कि वहाँ पर जो है जैसे चुनाव के काफ़ी समय बाद उनका शपथ ग्रहण होता है, वो चार्ज लेते हैं, ठीक है, इसलिए उसको चुनाव कितना दिन हो गया, महीना हो गया? चुनाव हुए तो काफ़ी दिन हो गया, कई महीने हो गए, जो गोली मार दिया था गर्मी, तो चुनाव के काफ़ी, मतलब ये तो अभी जल्दी हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 साल के बाद होता है चुनाव के, तो उतना दिन तक कौन चार्ज में रहता है? जो पुराना जो है वही चल रहा है, उसका टर्म खत्म होगा तब ना। अच्छा, 1 साल पहले ही चुनाव, हाँ, पहले भी चुनाव हो जाते हैं, जनरली 1 साल पहले वहाँ होता है चुनाव, ठीक है, जनरली जो है कि 1 साल, एक आध महीना पहले, 2 महीना पहले होता है यहाँ पर, तो 1 साल पहले चुनाव हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, वहाँ इसलिए किया गया है कि सडन चेंज ना हो पॉलिसीज में सरकार के,
क्योंकि होता क्या है कि कल तक कोई और था और फिर 1 महीने बाद दूसरे ने ले लिया और फिर वो कुछ का कुछ करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है ऑफिसर सब जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनके लिए काम करना। ये भी मतलब ये भी तो ये 1 साल पहले से ही चुनाव होकर तय हो जाता है कि इनको बनना है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे लोग अपनी वर्किंग को उनके भाषण दे के जो भी है तो उससे लोग अपना मॉडिफाई करने लगते हैं कि आगे किस तरह से हमें काम करना है, समझ गए। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ 1 साल पहले करा दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि बस पीरियड जब ख़त्म होने का रहता है उससे कुछ दिन पहले ये चुनाव कराए जाते हैं, उसमें क्योंकि एब्रप्ट चेंज हो जाता है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ इनॉग्रेशन वर्ड यूज़ किया है कि अब उनका पद संभालेंगे, अपना इनॉग्रेशन होगा, यानी अब वो राष्ट्रपति के तौर पे, अब तक वो चुने हुए राष्ट्रपति के, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है, जब वो चुने जाते हैं लेकिन अभी पद पर तो लिए नहीं हैं तो उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है, और फिर जब वो चार्ज लेते हैं तब से वो फिर प्रेसिडेंट हो गए। तो इसीलिए इनॉग्रेशन, देखिए लिखा है ना कि एक्सटर्नल विल रिप्रेजेंट इंडिया एट इनॉग्रेशन ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 20 जनवरी। 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर उनका उद्घाटन होगा, फिर से ये होगा, ठीक है। अभी जो बाइडेन ही है। देखिए लिखा है ना नीचे कि ऑन द इन्विटेशन ऑफ ट्रंप वैंस इनॉग्रल कमिटी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट स्वेरिंग इन सेरेमनी। स्वेरिंग इन मतलब शपथ लेना, वहाँ को स्वेरिंग इन कहते हैं, ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो जो चुने गए थे तो वो ट्रंप जो है राष्ट्रपति को अब एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, 47वें राष्ट्रपति के पद का वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो उसमें यहाँ वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये आपको पीटी में इससे जुड़ा हुआ फैक्ट आ सकता है कि कौन से प्रेसिडेंट की शपथ लिया, किसको हराया। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मिस्टर ट्रंप हु डिफीटेड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। बाइडेन नहीं खड़ा था। नहीं, विड्रॉ कर लिए थे। मिस्टर ट्रंप हु डिफीटेड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है, विल बी द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिस्टर जेडी वैंस विल बी हिज न्यू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? जेडी वैंस, ठीक है। तो ये हो गया। बांग्लादेश एफएस मीट्स इंडियन हाई कमिश्नर। बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी जो है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बीच में जो चल रहा है मामला, उसको लेके ये है, दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। इंडियन हाई कमिश्नर यानी इंडिया के जो वहाँ राजदूत हैं उनसे, खैर देवजीत सैकिया ऑफिशियली टेक्स ओवर एज बीसीसीआई सेक्रेटरी। छोड़िए, इनिशिएटिव्स अनवेल्ड टू प्रमोट महाकुंभ 2025 एज ग्लोबल टूरिज्म हब। तो ये कितना साल पे होता है? 5 साल पे कि 12 साल पे? 12 साल पर होता है कुंभ जो। और 1 महीना के लिए लगता है। यही अभी संक्रांति है ना कल, तो उससे शुरू हो जाएगा। देखिए ये भी बढ़िया ये है, इसको भी जो है पढ़ना, चलिए पढ़ देते हैं। तो लेट हो जाएगा फिर। अच्छा, लाइब्रेरी भी जाना रहता है, सर इसको इम्पोर्टेंट बता दीजिए। ठीक है। तो इसमें देखिए, चलिए पढ़ लीजिएगा आप अपने से इसको, कि महाकुंभ जो हमारा एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है, 12 सालों में एक बार होता है, और इसको इसलिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ कि इनिशिएटिव्स अनवेल्ड टू प्रमोट महाकुंभ 2025 एज ग्लोबल टूरिज्म हब। ये दुनिया भर का एक बड़ा एक टूरिस्ट मेले की तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली आएगा, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोले ना कि इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये इंग्लिश में आपको आर्टिकल यहाँ मिल गया, अच्छी बात है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे कैसे वहाँ क्या किया जा रहा है, ठीक है, कि उसको प्रमोट किया जाए एक वर्ल्ड के एक टूरिस्ट इवेंट की तरह,
ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो है कि हम महाकुंभ 2025 को ग्लोबल टूरिज्म हब की तरह प्रमोट कर सकें, वो यहाँ पे आपको दिया गया। इसरो स्पैडेक्स डॉकिंग मिशन satellites brought to within 3 meters of trial attempt brought to within 3 meters in trial attempt, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पर डॉकिंग मिशन है। डॉकिंग देखिए, डॉक मतलब होता है, बंदरगाह। नहीं, डॉक मतलब तो बंदरगाह नहीं कहते हैं। डॉक बंदरगाह नहीं, जहाँ पर उसका सामान उतरता है वो है, उसको वो भी डॉक्स डॉक कहते हैं, हाँ। डॉक्स कहते हैं। तो डॉकिंग का मतलब होता है कि टू गेट अटैच्ड, ठीक है। कोई चीज़ जो अलग है उसको जब हम किसी चीज़ से अपने बेस से जोड़ते हैं तो उसको डॉकिंग कहते हैं। अपने मेन एरिया से जुड़ना, मेन पार्ट से जुड़ना, उसको डॉकिंग। जैसे कि देखिए, पहले वायरलेस हमारे ये होते थे, वायरलेस सेट होता था, मोबाइल फ़ोन्स होता था ना, कॉर्डलेस पहले होता था। हाँ हाँ। तो उसका एक बेस होता था, उसमें लगा देते थे, फिर वो अपना चार्ज होते रहता था। तो उसको डॉकिंग पॉइंट कहते थे, अच्छा। समझ गए, डॉकिंग स्टेशन कहते थे। उसी तरह ये है कि सैटेलाइट जो है, जो अपने उसमें डॉकिंग जो स्पेस में जाके, ठीक है, तो वहाँ किसी से जुड़ जाएगा अपने बेस से जाके, ठीक है, तो उसको डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग का मतलब समझ गए? मतलब बेस से जाके जुड़ जाएगा जहाँ पे वो जो होना रहना देखिए, ये जो है कुछ जैसे हम अलग लोग घर तरह, में रह रहे हैं उस तरह से जाके वो अपने हाँ घर में हाँ जाए चला हाँ हाँ जाएगा। हाँ हाँ एक प्रकार से समझा जाए, हाँ समझ हाँ गए हाँ। इसको। तो हाँ, जहाँ उसका बेस है उससे घर जाके जैसे अटैच हो जाना सेफली, उसको डॉकिंग कहते हैं। फिर वो अपना बाहर निकलेगा काम काज करके, फिर वहाँ आके अटैच हो अच्छा जाएगा। तो समझ गए? स्पाडेक्स मतलब यहाँ पे स्पैडेक्स नाम है, स्पैडेक्स अभी नाम मिशन है। का पढ़े नहीं है, इतना बार से अभी आ रहा है न्यूज़ में। इसको आप, स्पैडेक्स हम तो बोले थे पढ़ लीजिएगा इसको, स्पैडेक्स के बारे में क्या मिशन है, नहीं है, आपको ठीक है, दिए भी इसको हैं करंट में, ठीक है। इसको आप कह रहे हैं कि इसे जाना है, टाइम, ठीक है। तो डॉकिंग का मतलब जो होता है, समझ गए, जाके कनेक्ट हो जाना। अपने स्थान पे जाके हाँ, निवास जैसे करना। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस में भी एक स्पेस स्टेशन है, हाँ वो ठीक है। तो जान रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर जो भी एयरक्राफ्ट जाता है तो वहाँ फिर जाके उससे अटैच हो जाता है कुछ समय, जो भी फिर लोगों को वहाँ इधर से उधर जाना है, मतलब स्पेसक्राफ्ट में से स्टेशन पे जाना है, वहाँ से इधर आना है, या कुछ सामान इधर उधर करना है, डेटा का जो भी करना है, वहाँ जुड़ा रहता है उससे। तो उस जुड़ने के प्रोसेस को डॉकिंग करते हैं। अपना स्थान पे जाके हाँ, जाके अटैच हो जाना। अटैच हो जाना, हम समझ गए। तो यहाँ भी उसी तरह का कुछ मिशन है, हालांकि इसको मैंने अभी देखा नहीं, आपको बोला था कि आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्या है इसमें, इसको पढ़ेंगे ठीक है, हम। इसको देखिएगा। उसके बाद क्या, फिर है फ्रंट, इंडोनेशियन प्रेज लाइकली टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अच्छा, हो सकता है, देखिए किसको होता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को जो है इस बार बुलाया जाए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के तौर पर। लाइकली मतलब हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अब सब देखिए, ठगने की तैयारी अलग अलग ढंग से कर रहे हैं दिल्ली में। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि 8,500 रुपये पर महीने देंगे जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड हैं उनको। दूसरी तरफ ये कह रही है कि वोटेड टू, अगर हमको पावर मिलाते हो तो जो है, नहीं, ये कह रही बीजेपी के बारे में, अगर बीजेपी को जिताते हैं तो बीजेपी जितने झुग्गी झोपड़ी है सबको गिरा दर, लोगों को बेघर छोड़ देगी, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं केजरीवाल। तो ये सब चल रहा है जो है दिल्ली में, चुनाव का माहौल है, सब अलग अलग ढंग से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और मिनिस्टर हैं,
जो आपके जितेंद्र सिंह, वो भी यही बात कर रहे हैं वहाँ। ट्रांसफॉर्म विकसित भारत आइडिया इनटू रियलिटी, ठीक है। जितेंद्र सिंह जो हैं, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हेल्प करते हैं, जितेंद्र सिंह। ये आपके मेरे ख्याल ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी विभाग इन्हीं के पास, DOPT जो है। फोस्टर मतलब क्या होता है? फोस्टर मतलब फोस्टर आगे मतलब बढ़ाना, पैदा करना, पैदा करना, हाँ, मैं उसको डेवलप करना, जिज्ञासा पैदा करना। हाँ। तो ये जो है एक कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म विकसित भारत आइडिया इनटू रियलिटी, जितेंद्र टू यूथ। तो ये भी यही बात कर रहे हैं कि जो विकसित भारत की जो सोच है उसको रियलिटी में ट्राई, यानी कि उसको करके दिखाइए। द यूनियन मिनिस्टर होस्ट्स अ डिनर फॉर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम J&K एंड लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के 100 स्टूडेंट जो है उनको उन्होंने वहाँ डिनर होस्ट किया होगा और वहाँ उनको कुछ कह रहे होंगे, भाषण दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ये होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। CAQM ईजेस ग्रैप 3, ये भी देखिए, इसको भी देख लीजिएगा। ये जो है आपका एयर क्वालिटी से जुड़ा हुआ, ये GRAP3 आ रहा है बार बार इंडेक्स, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत चर्चा में दिल्ली का रह रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी एनवायरनमेंट का है कि ये क्या था, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, GRAP3 क्या है, लागू किया गया था दिल्ली में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। Making Kashmir passengers change train at Katra will not be supported by us। सब तुम लोग जो है करिए ही कर दो। अब देखिए यहाँ जैसे क्या कर रहे हैं, हरियाणा के CM है, हरियाणा CM इनॉग्रेट्स 250 जिम्स फॉर यूथ, अनाउंसेस फ्री इक्विपमेंट फॉर 8 स्पोर्ट्स। ये सब क्या है, यूथ को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। तो यही है यूथ का, है कि उसका लाभ उठाए भाई, उन फैसिलिटी जो सरकार दे रही है कि नहीं पता नहीं, देता है कि सब घोटाला करता है। खैर, उत्तराखंड हिल्स कवर्ड विथ स्नो, चलिए मौसम का हाल दिया हुआ क्लाइमेट के बारे में। गवर्नर होल्ड्स डायलॉग विथ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ डाइवर्स फेयर्स ऑन इरेडिकेटिंग ड्रग मेनेस फ्रॉम पंजाब। पंजाब में देखिए ज़्यादा पैसा होने पर यही ना, अपना पैसा ही अपना ही नुकसान करने लगता है। तो ज़्यादा पैसा हो रहा है तो उसको ताप के अब ड्रग्स पी रहे हैं सब, ठीक है ना। तो ड्रग्स का जो समस्या है इतना पंजाब में, उसको लेके गवर्नर जो है वो बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। बात क्या करोगे, सब ये सब धंधा है पैसा का, जहाँ आ गया तो वहाँ पैसे का मिसयूज होगा, और पैसा बनाने वाले बेचेंगे उल्टी सीधी चीज़, तो सबको भांग और नशा पिला पिला के सबको नशेड़ी बना देंगे। जो है ये पैसा खरीदो ड्रग्स और पियो मजे से लो। फिर ये हमारा जो है आपका पॉलिटिकल न्यूज़ है, इंडिया ब्लॉक 5 वर्कर्स, ये सब जो है। कल्पवास बिगेंस टुडे विथ अमृत स्नान ऑन पौष पूर्णिमा है आज। कल्पवास क्या है? कल्पवास वो कहा है उन्होंने, जैसे राष्ट्रपति वहाँ गए हुए हैं ना कुंभ में, तो वहाँ उनके रहने को कल्पवास नाम दिया गया है। उन्हीं के लिए नहीं, सभी के लिए है। जब कुंभ होता है तो वहाँ जाके कुछ दिन रहना और संगम में नहाना, ये सब करना, इसको कल्पवास कहते हैं। लिखा हुआ है नीचे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिसाइड्स द रिचुअल बाथ, जो नहाते हैं वो, मिलियंस ऑफ डिवोटीज विल ऑल्सो ऑब्जर्व द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ कल्पवास एट संगम। वहाँ जाके कुछ दिन बिताना। According to ancient beliefs, devotees will observe Kalpvaas for 1 month, अच्छा 1 महीना, strictly adhering to the prescribed rituals। तो जिस तरह का वहाँ सादगी और धार्मिक माहौल में रहना होता है 1 महीना, उसको कल्पवास, अच्छा 1 महीना रहना है सब, इसलिए कल्पवास, और इसीलिए 1 महीने का प्रबंध वहाँ लोगों के लिए किया जा रहा है। हाँ भाई, रहेंगे तो खर्चा, खाएंगे पिएंगे कुछ। अच्छा, इसी के लिए भारत सरकार परेशान है।
देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, यूथ कैन मेक पार्लियामेंटेरियंस डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, धनखड़ ने कहा है। सही बात है, अगर यूथ ही जाग जाए, यूथ सोया हुआ है तो फिर कोई अपना काम नहीं करता है। यूथ कैन मेक पार्लियामेंटेरियंस डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, युवा ही है जो प्रेरित कर सकता है, जो मजबूर कर सकता है लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज निभाने। मतलब मजबूर, नहीं, कंपेलिंग। कैन मेक है, कंपेल करना, वहाँ मेक। डिस्चार्ज मतलब अपना पूरा करना, निभाना जो भी जिम्मेदारी। डिस्चार्ज मतलब कि जिम्मेदारी को निभाना। हाँ, डिस्चार्ज का मतलब होता है करना, पूरा करना, जो भी करना है आपको। पार्लियामेंट्री डिस्चार्ज देयर ड्यूटी मतलब पूरा करना, मकसद पूरा करना, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना। डिस्चार्ज का मतलब हो गया अपनी जिम्मेदारी पूरा करना। ये भी एक डिस्चार्ज का मतलब होता है करना, टू परफॉर्म, सिंपल, टू परफॉर्म, बस हो गया, करना। माने और भी मतलब होते हैं डिस्चार्ज, तो आप पढ़े होंगे सिविल इंजीनियरिंग में भी डिस्चार्ज पढ़े होंगे, वाटर डिस्चार्ज इतना है। सो वो डिस्चार्ज में डिस्चार्ज के कई मतलब होते हैं, या और भी डिस्चार्ज। यहाँ जो मतलब है कि आप पूरा मतलब करना, जो भी है, करना, टू परफॉर्म। हाँ, टू परफॉर्म, बस एग्जैक्टली। वही यहाँ कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ परफॉर्म से, देयर ड्यूटी। हाँ, that youngsters can make parliamentarians and public represent may perform their constitutional duties. लिखे दिया आपको तो परफॉर्म। अब यूथ के बारे में ये भी दे दिया हुआ है, तो यूथ से रिलेटेड ये। हाँ, तो इसको पढ़ना, यही ना बोल रहा है, यूथ पर आपके एस्से आ सकता है, तो उस पर लिखने के लिए सब बहुत बढ़िया आपको आर्टिकल्स, ये सब इसीलिए पढ़िए। देखिए क्या है, ये आपको मिल रहा है जैसा। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को भी सबको समझना होगा, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन तो किस तरह से, वो अलग बात है, वो तो अलग चीज़ है, उसको भी समझना। हाँ, बात है कि क्वेश्चन कैसे नहीं आ सकता। देखिए क्वेश्चन तो, क्वेश्चन आने का कोई लिमिट नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में यही सब लिख देंगे। हाँ, बात है कि आपको जो आ रहा है, जो हो रहा है, उसको तो जानिएगा ना कि क्या हो रहा है। अब उसमें से क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको लिखना होगा, समझ रहा है? क्वेश्चन में जो पूछेगा वो आपको लिखना है। अभी क्या हो रहा है उसको जानिए, ठीक है, और क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते रहिए कि किस तरह से पूछा जा रहा है, किस तरह से हमें लिखना होगा, वो तो अलग बात है। वो तो अलग चीज है कि हाँ, क्वेश्चन में कैसे लिखा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब हाँ, से वो अलग बात। लेकिन पहले अभी यहाँ तो है कि यहाँ आपको जो दिया है उसको पढ़िए अच्छे से, कि हाँ समझिए उसको। अब फिर क्वेश्चन की नीड को समझिएगा तो आप उसका आंसर सही लिख पाइए कि हाँ ये चीज़ हमें लिखना है। तो जैसे यूथ के लिए ये भी एक और अच्छा इन्होंने बात बोला, ये सब पढ़िएगा, समझिएगा। और क्या है, यूपीज 100 डे इंटेंसिव टीबी कैंपेन। I was an Indian in my previous life, says Italian yoga instructor Emma at Mahakumbh. वाह, ऐसा इटालियन को लगता है कि मैं पहले भारतीय था, लगता है पिछले। तीनों है, हाँ, तीनों इटालियन, तीन नहीं है, दो है लगता है। एक तो भारत का साधु सन्यासी है साथ में ठगने के लिए, या पता नहीं। दो है, किनारे वाले तो भारतीय ही दिख रहा है, काला में जो पहने है। यूपी गवर्नमेंट्स हरक्यूलियन एफर्ट्स इनेबल 2 लाख devotees टू बाथ अर्ली एट संगम नोज। अच्छा, 2 लाख लोग नहा पाए, व्यवस्था उसके लिए बढ़िया से किया हुआ। 2 लाख का भीड़ आता है। 2 लाख का भीड़ नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइम में नहाने, 1 घंटा में नहाया है 2 लाख लोग, 1 घंटा में 2 लाख लोग नहाया है। तो इतना व्यवस्था किया है कि हर घंटे 2-2 लाख लोग नहा सकें, ये कहा गया। नागा बाबा सब पर्वत पर से आ जाता है, हिमालय के पर्वत पर। अच्छा, हिमालय एक्चुअली कहते किसको, कौन सा ग्रेटर हिमालय, मतलब हिमालय पहाड़ मतलब कहाँ पे सब हिमालय ही है,
सबको ग्रेटर हो एक चाहे लेसर हो, सब हिमालय ही है। कहीं पे जाके बैठ जाता तपस्या करने के अब लिए। बिहार पूरा बिहार ही ना है कि कहीं एक तो जगह कहीं बिहार। कहीं पे जाके बैठ जाता कि गुफा में बैठता है कि बाहरी पे बैठता है। अरे वो सब अलग सब अलग, साधु देखिए आप सब कहिएगा सब सब आदमी एक ही जगह बिहार में रहता है, जिसको जहाँ मन है रहने का रह रहा है, कहीं कोई सब शहर में गुफा रहे, कोई उफा कहाँ, टाइप का अथी में रहते होंगे। सब जहाँ जिसको जैसा तो ठीक वो लगे। ठंड भी नहीं लगता होगा हिमालय पर। ठंड ठंड देखिए, ठंड लगने की बात है। ठंड ऐसा है कि देखिए हर आदमी एडजस्ट कर जाता है अपने माहौल से या अपने प्रयास के द्वारा जो है, ठीक है ना। अब हम वो यहाँ सब इतना साधु कपड़ा सब पहने रहते हैं, ठंड लगते रहता है, सामने देखिए सब ये सब है एगो स्वेटर काफी है। एक स्वेटर भी उसका बच्चा ऐसे ही दौड़ते रहता है या अपने करते रहता है, ठीक है ना। एगो तो एक ये स्वेटर तो काफी अपना है। अपना सबका जीवन का तरीका है, बात ये है। ऐसा नहीं, हम भी बोले ना, हम ही दिल्ली में रहते थे, ठंडे बर्फीले पानी से 2 टाइम नहाते थे और इतना आराम से हमको ठंडा वंडा नहीं लगता था। अभी जो है अब हम काफ़ी सेंसिटिव हो गए, हालांकि फिर से अब अपने आप को कर रहे हैं। तो मौका और हालात होता है जैसा, जब जैसा ये होता है। टॉयलेट से यहाँ फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर, ठीक है। ये न्यूज़ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन 15 जनवरी कांग्रेस प्ली। दलील हैं? प्ली मतलब प्ली, अरे प्ली कहते हैं वही पिटीशन को, या दलील कहते हैं ना। हाँ, दलील नहीं, प्ली कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना को पिटीशन, पेटिशन को प्ली कहेंगे। हाँ प्ली भी कहते हैं। तो कांग्रेस प्ली चैलेंजिंग अमेंडमेंट्स टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। तो ये इलेक्शन रूल्स कंडक्ट करने को बदलाव किया बीजेपी ने अभी, उसको जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। तो देखते हैं, The Supreme Court is slated to hear on Wednesday a plea filed by senior Congress leader Jairam Ramesh, challenging the amendment to the Conduct of Election Rules 1961. कंडक्शन इलेक्शन रूल 1961 का है। चुनाव कैसे किए जाएंगे उसको लेकर जो रूल्स थे, ठीक है, मैं बताया था ना, लॉ और रूल्स का फर्क। लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, तो ये रूल्स जो थे इलेक्शन कंडक्ट के, यानी कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे उसको लेके 1961 में जो रूल्स तय किए गए थे उनमें बदलाव किया है अभी भाजपा ने, उसी को लेके कांग्रेस केस किया है। तो अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स विच रेस्ट्रिक्ट्स पब्लिक एक्सेस टू इलेक्शन मटीरियल्स such as CCTV footage unless explicitly listed by the Election Commission of India ECI, ठीक है। तो कि जिसमें कि कहा गया कि जब तक इलेक्शन कमीशन साफ साफ निर्देश नहीं देता है तब तक जो जो ये सब है पब्लिक एक्सेस टू इलेक्शन मटेरियल्स, चुनाव में जैसे CCTV फुटेज वगैरह होता है उसको किसी के सामने नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इससे बदलाव किया था, ठीक है, छुपाने की कोशिश है बहुत सी बातों को। तो उस पर कांग्रेस में जयराम रमेश ने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। एज पर द कॉज लिस्ट पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एपेक्स कोर्ट, अ बेंच ऑफ CJI संजीव खन्ना एंड संजय कुमार विल टेक अप द मैटर फॉर हियरिंग ऑन 15 जनवरी, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है बीजेपी के द्वारा, समझ गए। तो ये देखिए आपको समझना है कि ये किस पे ये खिलवाड़ हो रहा है, किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ। कौन याचिका से किया है? जयराम रमेश, क्या सुन रहे थे, ध्यान नहीं देता है।
बीजेपी किसी किसी से करवाता रहता है, डायरेक्ट ना आके। अच्छा, ये लगता है स्लीप मोड में चला गया। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जयराम रमेश करवाया है, जयराम, चैलेंजिंग द अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ठीक है। बीजेपी ना डायरेक्ट ना करके करवा रहा है, करवा इस सब से करवा रहा है साइड से। इलेक्शन कमीशन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो, देखिए मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई, जो कि देश में सरकार कैसे चुनी जाएगी, चुनाव कैसे होंगे, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोगों डेमोक्रेसी को जो लागू करती है एक तरह से, वो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और उसको सरकार कहीं ना कहीं हर तरह से छेड़खानी, एक तो मैंने बोला कि अपना वो अंडर में कर लिया है। आज चुनाव आयोग आज निष्पक्ष नहीं रहा, आज सरकार के अंडर में है वो। और उसके बाद उसके रूल्स में भी धांधली करने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। तो ये सोच विचार के समझने की बात है, आप लोग को इस पर, इस पढ़ के इसको अच्छे से इस पर विचार करने की बात थोड़ा आएगा क्वेश्चन, सरकार धांधली कर, मतलब कि सबके साथ खिलवाड़ कर तो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो बाद की बात है, पहले इसको समझिए ना आप। आप ABCD अभी पढ़ रहे हैं और आप ऐसे लिखने पर पहुंच जाते हैं तुरंत। अरे इससे बाद में लिखिएगा, पहले सीखिए तो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। पहले मैटर तो जानिए, लिखिएगा बाद में। आंसर लिखने पर आप पहुंच जाते हैं। आंसर लिखिएगा तब जब पहले मैटर आपके अंदर में होगा। पहले मैटर तो पढ़िए, जानिए क्या है। ये तो उसी तरह की बात हुई कि अभी पढ़ाई शुरू की, इतिहास का किताब पढ़ना शुरू किया और हम सोच रहे हैं कि PT कैसे पास करेंगे। अरे सर पहले पढ़िए तो सब, कि हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए। जब पढ़िएगा तब PT क्लियर करने पर या अटेम्प्ट करने की बात आएगी। तो अभी आप पहले जानिए तो कि क्या है मसला, उस पर सोच विचार तो करिए, समझे। क्वेश्चन तो कैसे आएगा नहीं आएगा वो बहुत आगे की बात है। वो भी जानिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, लेकिन अभी जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, तो उसको समझिए पहले, उसको क्या है, क्या हो रहा है। ये हो गया इलेक्शन कमीशन। उसके बाद फिर हम देखते हैं और क्या है, छत्तीसगढ़ माइस्ट जो है, फिर से देखिए यहाँ माओवाद कहीं ना कहीं फिर से ये हो रहा है, सुरक्षा को लेके। इसको भी अभी पढ़िए आप पहले, ठीक है। आंसर लिखना बाद की चीज़ है, पहले पढ़िए, जानिए चीज़ों को, तब ना कुछ बोल पाइएगा, कुछ लिख पाए। कुछ अब आंसर लिखना आपको सिखा दे और कुछ पते नहीं है तो क्या लिखिएगा। एक बात बताइए, हम आज से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें। अरे तो लिखने के लिए कुछ मटेरियल तो होना चाहिए कि क्या लिखें। तरीका हम बता देंगे हाँ कैसे लिखना है, लेकिन पहले जानिए तो कि क्या लिखना है, तब ना तरीके वरीके पर। आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं, आप फिर आंसर हम क्या लिखेंगे। तो उसके लिए पहले जानना ज़रूरी है इन चीज़ों को कि क्या हो रहा है, समझिए। इसलिए जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, और साथ ही साथ फिर उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे लिखना है। तो शुरुआत ही आपका हुआ ये सब, करंट पहले पढ़ते ही नहीं थे। उसके बाद है जयशंकर लीव्स फॉर स्पेन टुडे ऑन ए 2-day विजिट एज फॉरेन मिनिस्टर। तो स्पेन जा रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा क्या है भाई, किस लिए जा रहे हैं स्पेन। करंट अफेयर्स में वैसे भी ये सब है इम्पॉर्टेंट, चाहे वो PT के लिए हो या जिसके लिए भी, तो है ना। स्पेन जाने का कारण हमारा, फिर SC रूलिंग अ लैंडमार्क डिसीजन इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ जेन्युइन, ये देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, समझिएगा कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अब यहाँ जो है आ गया हमारा एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल पेज पे हम देख रहे हैं नीचे स्टेट्समैन का पहला जो एडिटोरियल है, ट्रम्प्स इम्पैक्ट। ट्रम्प के हाँ चुनाव पर आने को लेके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, तो बहुत बढ़िया, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड है लिक्विडिटी वोज, ठीक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये। वो मतलब वोज का मतलब होता है दुख। ग्रीफ। हाँ, वो का मतलब होता है प्रॉब्लम या कोई डिफ़िकल्टी। ठीक है। प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी इसको हाँ कह सकते हैं वो। हाँ, लिखा है कि इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज ग्रैपलिंग विथ अ सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी क्रंच, यानी पैसे कैश अवेलेबिलिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब कैश बताए थे आपको। तो कैश का क्रंच है, कमी आ रहा है मार्केट में। इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज ग्रैपलिंग विथ अ सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी क्रंच, कैश ही नहीं है कहीं। वन दैट थ्रेटन्स नॉट ओनली फिनेंशियल स्टेबिलिटी बट ऑल्सो द ब्रॉडर इकोनॉमी। और ऐसी कमी है जो न ही हम सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। द लिक्विडिटी डेफिसिट विच हैज़ परसिस्टेड सिंस मिड डिसम्बर is forcing banks to borrow more from the central bank, driving up borrowing rates। तो कैश अवेलेबल जो है मार्केट में उसकी कमी हो रही, जिसके कारण बैंक मजबूर हो रहे हैं कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से ज़्यादा लोन लें पैसा, और जिसके कारण इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है क्योंकि उनको महंगा पे खरीद लेना पड़ रहा है लोन, तो फिर लोगों को भी लोन महंगा हो जाएगा। ड्राइविंग अप बोरोइंग रेट्स, यानी ड्राइविंग अप बढ़ा रहा है बोरोइंग रेट्स को, लोन के रेट्स को। इफ़ लेफ्ट अनएड्रेस्ड दिस कुड वर्सन द स्लो डाउन इन इंडियाज इकोनॉमी। पैसा नहीं रहेगा तो कामकाज कहाँ से होगा, लोगों के जेब में पैसा चाहिए। सब आपको समझा चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सीधे सीधे लिक्विडिटी से जुड़ा रहता है। जितना लोगों के जेब में कैश रहेगा उतना कामकाज तेज़ी से होगा। कैश है ही नहीं तो ना कोई काम करेगा, ना खरीदेगा, ना बेचे, कुछ नहीं होगा। तो कैश का क्रंच है, वही करा कि ऐसा ना हो कि स्लो डाउन हो जाए जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में। इन अर्ली जनवरी द एवरेज डेली डिफिसिट स्टूड एट अराउंड ₹1,50,000 करोड़। क्योंकि जनवरी की बात कहें तो जनवरी में जो है शुरुआत में डेली का जो घाटा था लगभग 1.5 लाख करोड़ का था, यानी जितनी हर दिन की ज़रूरत थी उससे 1.5 लाख करोड़ कम बैंक मार्केट में पैसा था। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ की एक डेली की डेफिसिट जो है वो हो रही थी, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोइंग शॉर्टफॉल इन लिक्विडिटी। ठीक है, कोर लिक्विडिटी ड्रॉप शार्पली फ्रॉम 4,60,000 करोड़ इन सितंबर टू जस्ट ₹3,30,000 करोड़ इन अर्ली जनवरी। हालांकि जो है जो कोर डेली लिक्विडिटी जो है जो उस समय सितंबर में 4.5 लाख करोड़ की थी, 4.5 लाख करोड़ की कमी थी पैसे की, जो अब घट के सीधे मात्र जनवरी में 30,000 करोड़ पर आ गया है। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आएगा तो पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, जर्मन डिवाइड। जर्मनी में भी कुछ चल रहा है हलचल जो है, देखिए लग रहा है कि जर्मनी फिर से टूट न जाए। जर्मन डिवाइड, ठीक है। द राइज ऑफ द फार राइट पॉलिटिकल आउटफिट AFD आजकल बहुत चर्चा में है और इसी का वो एलॉन मस्क ये कर रहा है। The rise of the far-right political outfit AFD with a plank of anti-immigration was considered to be a fringe element reflecting continued economic disparity, but was not in a position to threaten the national consensus। ये देखिए जैसा हिटलर के समय हुआ वैसा ही ये हो रहा है, ये भी, या जैसे बाल साहब ठाकरे वगैरह यहाँ बॉम्बे में किया। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो AFD है जो एक फार राइट पॉलिटिकल आउटफिट है। फार राइट मतलब जो एक्सट्रीम, जिनको दक्षिणपंथी हिंदी में कहते हैं, जैसा कि जैसे RSS है यहाँ पे, समझ गए। फार राइट विथ अ प्लैंक ऑफ एंटी इमिग्रेशन। उसका मेन उस समय क्या था मुद्दा, एंटी इमिग्रेशन, कोई बाहरी लोग ज़्यादा जर्मनी में नहीं आना चाहिए। मेरा भी एक भाई भौजाई है कम उम्र का, वही रहता है, तो जर्मनी में ही है सब। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट, अब जर्मनी में कहाँ है मुझे अभी ध्यान नहीं है, काफ़ी दिन से बात नहीं हो, लेकिन हाँ जर्मनी में ही है पिछले 5 साल से। तो एंटी इमिग्रेशन, जो एंटी इमिग्रेशन का जैसे बाल साहब ठाकरे क्या उठाते थे मुद्दा, यही उठा के बने थे। बाद में राज ठाकरे यही सब किए हुए था कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए खाली, बाहरी लोगों के लिए नहीं।
ठीक है। कभी सीएम नहीं ना बने थे बाल ठाकरे? नहीं, पोस्ट कभी कोई लिया ही नहीं, खुद ही नहीं उसके लिए वो किया कभी। ऑफ एंटी इमिग्रेशन वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फ्री, इसको कुछ समय पहले तक सिर्फ ऐसे कुछ लोगों का पार्टी टाइप से मानते थे, लेकिन अभी जो है बट वॉज रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो दिखा रहा था कि वहाँ इकोनॉमिक काफ़ी भेदभाव है, कुछ लोग बहुत पैसा माल ठोक रहे हैं और कुछ लोगों को खाने पीने का भी नहीं मिल रहा है। बट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू थ्रेटन द नेशनल कॉन्सेंसस, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं हुआ था कि देश की विचारधारा को प्रभावित कर सके, जैसे ऐसे हिटलर के साथ हुआ था शुरू में। तो हिटलर को पहले कुछ लोग जानते थे अरे बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन है अभी उसको कोई उतना नहीं है, लेकिन उसने सीधे मार्च टू बर्लिन किया तो सीधे उसको राष्ट्रपति ने चांसलर ही बनने के लिए फिर न्योता दिया। जब देखा इतने लोग इसके साथ हैं और बर्लिन पर मार्च किया सीधे इसने अपना पावर दिखाने के लिए। तो वैसे ये देखिए मार्च का फोटो आपको दिया हुआ, ये पार्टी AfD जो है जर्मनी में, ये फिर से मार्च कर रही है। अच्छा जर्मनी की बात है, मैं हिटलर बोल रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये भी जर्मनी ही क्यों चल रहा है। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं। तो संयोग से मैं तो वहीं की आपको पुरानी कहानी बता रहा हूँ हिटलर की। तो हाउएवर कैप्चरिंग पावर इन 2 इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस, देखिए 2 प्रोविंसेस में कैप्चर कर चुकी है पावर, जैसे हिटलर ने किया था। डिफाइज इकोनॉमिक लॉजिक व्हेन विथ ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी मेनी आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न पार्ट्स। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी था पहले, जिसको कि यूनिफिकेशन हुआ यही आपके 1969 में, नहीं 89 सॉरी, बर्लिन वॉल गिरी है 89 में। दीवार थी एक बर्लिन के बीच में। लेकिन हाँ दोनों सिटी को हाँ। आधा आधा कर देता था। तो वही कितना फीट दीवार होगा? बहुत ऊंचा दीवार था, लगभग मान 20 लीजिए कि 20 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा था। तो उतना बड़ा बड़ा दीवार बनाना, ये तो सब कूद फांद जाएगा, आदमी कम थोड़े है। आदमी तो कूद फांद के जाना शुरू कर देगा ना। जाता होगा ये सब। तो बिहार में हमको लगता है कि शायद देखिए 30 फीट के आसपास का दीवार था जो है। तो सिग्निफिकेंट एज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अट्रैक्टेड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स लाइक टेस्ला एंड इंटेल। ठीक है, द लेवल ऑफ, इसलिए इलॉन मस्क इसमें इंटरेस्ट काफ़ी कुछ बोला था अभी, तो उसमें बात आया। तो ये देखने की बात है इसको, लेकिन अभी आप उतना समझ ही नहीं पाइएगा, अभी आपका उतना नहीं है इस चीज़ का। खैर देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए। रेस अगेंस्ट चाइना टेक, उसी तरह देखिए यहाँ साइड में न्यूज़ है, रेस अगेंस्ट चाइना टेक। चाइना जिस तरह से टेक्नोलॉजी फील्ड में सबको ये कर रहा है, तो उसके रेस अगेंस्ट चाइना टेक। चाइना स्टैंड्स एज वन ऑफ द साउथ कोरियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स while also emerging as a formidable rival in domains where Korean firms have traditionally excelled in technological prowess। सही बात है। जितने भाई देखिए आज कोरिया का जैसे सैमसंग कोरियन मोबाइल का कम, अब इसको कौन चैलेंज कर रहा है? रेडमी शाओमी जो भी है ये सब चाइनीज़ कंपनी सब। सैमसंग चैलेंज किया आईफोन, ये हाँ आईफोन एप्पल को, हाँ। और सैमसंग को कर रहा है ये सब चाइनीज़ कंपनी सब। तो वही लिखा है कि जो कोरियन, जहाँ कोरियन कंपनी LG हो गया, सैमसंग ये सब जितना हो गया। क्वालिटी क्या होता है, खासियत क्या होता है और सबका फोन, चाहे किसी टैबलेट चाहे लैपटॉप के, देखिए क्या क्वालिटी क्या है इसमें कि एप्पल जो है वो इंटायरली अलग इकोसिस्टम है, उसका पार्ट्स जो भी होता है वो खुद अलग मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, तो एक तो उसका इफ़िशियंसी बहुत हाई होता है, पहली बात। दूसरा है उसका जो भी पार्ट्स ये सब होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी का रहता है, उसका सॉफ्टवेयर बहुत हाई क्वालिटी का है, समझ गए। इस सब के सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ गड़बड़ करना, वायरस डालना, ये सब करना बहुत आसान होता है, या हैक कर लेना। एक तो है कि वो लगभग हैक प्रूफ होता है एप्पल का डिवाइस, इसलिए भी जो भी लोग पैसा वाला रहता है ठीक ठाक वो एप्पल का यूज़ करता है, क्योंकि उसको हैक करना लगभग इम्पॉसिबल। ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर बहुत हाई क्वालिटी का रहता है। ठीक है, अब हम भी देख रहे हैं, मेरा भी नेक्स्ट जनरेशन में सब एप्पल का यूज़ कर रहा है सब, लेकिन एप्पल के साथ खाली एक ही माइनस है, वो ये है कि लिमिटेड है इसका इको, बहुत कम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप जो भी, जैसे प्ले स्टोर है गूगल का, एंड्रॉयड है, तो इसमें आप जो भी चीज़, वो तो सारा ऐप्स अवेलेबल है, वो आपको ऐप्स उतने अवेलेबल उधर नहीं हो पाते।
जैसे विंडोज से अलग था मैक एप्पल का, वैसे ही मोबाइल में एंड्रॉयड से अलग है, तो वो है। लेकिन हाँ, जहाँ क्वालिटी की बात आती है बहुत, तो इसीलिए आप दूसरा स्टेटस और ये सब का जितना मेरा सब है, भगना भगनी सब जो है, तो सब एप्पल आईफोन यही सब में पकड़े रहता है, ठीक है। तो एक लोग को इस एज में स्टेटस वाली बात लगती है कि हाँ भाई ये सब, वही सबसे खुश रहता है। खैर चलिए, तो यहाँ ये बहुत बढ़िया ये है, इसको पढ़िए, लेकिन वही कि आप लोग को भी उतना समझ नहीं है, सब समझिएगा क्या नहीं। ये रेस अगेंस्ट हाँ, चाइना? चाइना टेक जो ये नहीं, आर्टिकल है, समझ कोशिश लेंगे, कीजिएगा। समझ लेंगे का हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें जो कहा है ना कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल या चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो क्योंकि साइंस टेक का आपको क्वेश्चन आएगा, टेक्नोलॉजी पर आएगा, तो वहाँ ये सब लिखने में, बोलने में, है ना, कोशिश कीजिएगा जितना समझ सके। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ। नहीं समझे कैसे समझे। रिकॉल गवर्नर, अब देखिए, अब यहाँ एक आ रहा है कि रिकॉल कह रहे हैं गवर्नर। रिकॉल मतलब होता है वापस बुला लेना पद से। जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का उल्टा है रिकॉल। अपॉइंटमेंट का मतलब अपॉइंट किया गया किसी व्यक्ति को, रिकॉल का मतलब पद से वापस बुला लिया गया। तो यहाँ कह रहा है रिकॉल गवर्नर, ठीक है। पद से हटा देना, हाँ, वापस हटाना नहीं, हटाना तो रिमूवल होता है, उसको बुला लेना। जो अपॉइंट किया था वो कहेगा भाई आप छोड़ दीजिए पद, समझ गए। बुला लेना का मतलब और हटाना दोनों एक जैसा तो। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना, पहले समझिए। रिकॉल का जो मतलब होता है वापस बुलाना। हालांकि रिकॉल का मतलब याद करना भी होता है, एक वो अलग तो मतलब वो है। तो अलग चीज हाँ, है। यहाँ पॉलिटी में रिकॉल का मतलब होता है टू कॉल बैक। तो राइट टू रिकॉल की बात उठी कई बार, समझ गए। राइट टू रिकॉल, देखिए, राइट टू रिकॉल की बहुत बार बात की गई है कि अगर हमको किसी को चुनने का अधिकार है, तो उसको अगर हम पाएं कि अच्छे से नहीं काम कर रहा है, तो वापस भी बुलाने का अधिकार कि नहीं भाई तुम नए से तुम हट जाओ। ये चलिए कि अगर हम चुनते हैं लोगों को, चुनाव होता है लोगों को चुनने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि एक बार चुन दिया 5 साल वो रहेगा ही। तो चुन चुन लेता है, ठग लेता है, कुछ कुछ कह के फिर उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देता है। हाँ, तो ये होना चाहिए कि मान लीजिए किसी को चुन दिया और हम 1 महीना साल भर किसी को देखे और लगाया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल लायक नहीं है पद पर बने रहने के, तो उसको वापस कि हम नहीं भाई अब तुमको भेजे थे पद पर, अब वापस हट जाओ। ऐसा भी चुनाव होना चाहिए कि हाँ इसको रखना है कि नहीं रखना है आगे, उसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। तो उसकी बात उठ रही है काफ़ी समय से कि उसके लिए भी होना चाहिए व्यवस्था। जैसे सरकार से लोग चला रहा है, जैसे कॉलिंग जैसे गवर्नर को कैसे है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नर का क्या है कि जब चाहे प्रेसिडेंट उसको कब तक ऑफिस रखते हैं, जब तक ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यही है कि उसको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई इनको आप भेजे थे गवर्नर के पद पर, वापस ले लीजिए प्रेसिडेंट से। का देखिए क्या है, रिकॉल गवर्नर। सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू द न्यूज आइटम TN गवर्नर रवि boycotts assembly, leaves house in a huff, पब्लिश्ड इन द स्टेट्समैन ऑन 7 जनवरी। 7 जनवरी को न्यूज़ छपा होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर रवि जो हैं वो असेंबली को बॉयकॉट कर किए और वहाँ से जल्दीबाजी में हाउस से चले आए। पब्लिश, इट विल बी एप्ट इफ वन कॉल्स द तमिलनाडु गवर्नर रवि एज मिस्टर कंट्रोवर्सी, as for he is habituated to create ruckus with DMK rule TN government. The latest incident, his walkout from the state assembly without reading his customary address, जो उनको वहाँ भाषण देना था बिना भाषण दिए ही वहाँ से बाहर निकल आए जल्दबाजी में। नहीं कुछ नहीं, वहाँ से वॉकआउट है मतलब चला है वहाँ से गुस्सा में, और क्या। फ्रॉम द स्टेट असेंबली विदाउट रीडिंग हिज कस्टमरी एड्रेस आफ्टर द फ्लेयर अप ऑफ द नेशनल एंथम रो, कुछ वहाँ नेशनल एंथम को लेके कुछ रो हुआ, कुछ समस्या हुई। इज येट अनदर इंस्टेंस ऑफ हिज कैंटेनक्रस नेचर टुवर्ड्स द TN चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है, ही इट इज़ द इस्टेब्लिश्ड नॉर्म ऑफ द TN लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्ले द स्टेट्स इन्वोकेशन टू तमिल बिफोर द एड्रेस एंड द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ गवर्नर स्पीच। इसी को लेके इन्होंने इशू क्रिएट किया। वहाँ तमिलनाडु में है ये जो प्रथा रही है कि जब स्टार्ट होता है असेंबली का तो उस समय वहाँ का जो स्टेट सॉन्ग है तमिलनाडु का वो प्ले किया जाता है, और लास्ट में जो है वो भारत का नेशनल एंथम जब ख़त्म होता है तो हाँ वो किया जाता है। तो ये चाह रहे होंगे कि शुरुआत में ही बजे नेशनल एंथम, इसी को लेके गुस्से में वहाँ से कोई गलत तो नहीं चाहा। चल दिए होंगे। हाँ, तो खैर अब लोगों का वहाँ अपना भावना है। एंड दिस हैज़ बीन क्लियरली कन्वेड टू द गवर्नर्स ऑफिस इन एडवांस, ये कह दिया गया था पहले ही एडवांस। द गवर्नर देयरफॉर हैज़ नो राइट टू ऑल्टर द प्रैक्टिस फॉलोड इन द असेंबली अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। In fact, Mr. Ravi's sole aim was to avoid reading out the address and he found a way out to do so by creating the anthem wrangle. कोई शिकायत कर रहा है। It is high time that Mr. Ravi is called back by the President, as he has long been a deterrent to the smooth functioning of the UN-TN government. The government at the center has been doing its best to subvert the democratic process by using governors as political वेपन्स इन नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स। तो ठीक बात जो है कहा है बहुत जो है, तो कई बातें हैं जो ठीक है। और तो गवर्नर्स के बारे में जो ये इशू है तो ये कहते हैं कि उनको राष्ट्रपति को बुला लेना चाहिए पद से, बहुत समय से वो नाटक कर रहे हैं वहाँ, और ये BJP का एजेंडा है कि गवर्नर्स को यूज़ करके वहाँ की व्यवस्था को चौपट करने का कोई लिखा है। तो ये रिकॉल गवर्नर जो है इसको ये पॉलिटी में लिए आपका आंसर के लिए अच्छा ये है मसाला है। ये एडिटोरियल, फिर एक बूस्ट ग्रोथ इधर लेटर है, इसको भी ये किया है बूस्ट ग्रोथ। लेटर्स इसलिए बोले थे, इसमें खास करके लिमिटेड लेटर्स आते हैं जो आते हैं बहुत ही वो सही आते हैं, क्योंकि सब में लिखता कौन लोग है इतना। सर आई रेफर टू योर एडिटोरियल री इग्नाइटिंग ग्रोथ। री इग्नाइटिंग ग्रोथ अभी आया था एडिटोरियल कल परसों, उसमें है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू लर्न दैट इंडियन इकोनॉमी विल गो फ्रॉम 4th गियर टू 2nd गियर इन द करेंट फिनेंशियल ईयर एज ऑल पॉइंटर्स आर इंडिकेटिंग। कही रहा है 4th गियर से 2nd गियर में, ऊपर भी कहा कि स्लो डाउन हो सकता है, पैसा का कमी है, उसी पर ये लिखा है। पब्लिक कैपेक्स इज वे शॉर्ट ऑफ टारगेट, वही है पब्लिक कैपेक्स जो बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द प्राइवेट सेक्टर इज ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन न्यू कैपेक्स। ठीक है, पैसे की कमी है तो प्राइवेट सेक्टर भी कुछ करना है, लोग खर्च कर नहीं रहे हैं पैसा। ठीक है, उस पर लिखा है, इसको देखिएगा। फिर है पर्सपेक्टिव फैनेटिसिज्म इन द नेम ऑफ साइंस। कट्टरपंथी। साइंस के प्रति कट्टरपंथी। खैर कुछ कुछ हाई फाई आर्टिकल है, नहीं समझ में। हाउ टू विन मनीष, ये कुछ किसी का वो आता है, एक अपना एक्सपीरियंस लिखने का, अपना लाइफ में उसको लागू करके अचीव करना। हाउ टू विन 100 years ago। देखिए 100 साल पहले क्या छपा था उसमें से कुछ कुछ साइड में देता है। 100 years ago इस पेपर में क्या छपा था, अच्छा ओकेजनल नोट, एक कोई आर्टिकल होगा। देखिए द लेट लॉर्ड पेंटलैंड वाज सफिशिएंटली सक्सेसफुल एज गवर्नर ऑफ मद्रास टू जस्टिफाई एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years इन दैट ऑफिस। तो आज से 100 साल पहले यानी 1925 की बात है। तो उस समय जो है गवर्नर मद्रास के रहे होंगे लॉर्ड पेंटलैंड, है ना, उनके बारे में कुछ कुछ आर्टिकल है ये। अब देखिए मिसेज एट ऑल इवेंट्स मिसेज बेसेंट प्रॉफिटेड सो मच बाय एनी बेसेंट के बारे में 1925 की बात है, तो उस समय का न्यूज़ दिया हुआ है 100 साल पहले से। फिर नीचे है नेवल हॉस्पिटैलिटी डांस ऑन बोर्ड HMS कोलंबो। ठीक है, ये सब 100 साल पहले का। लेबर पार्टी इन इंडिया, देखिए न्यू कंसेप्शन ऑफ एम्पायर, लेबर पार्टी इंग्लैंड का न्यूज़ है कुछ। ठीक है, सोशल वेलफेयर मीटिंग ऑफ द बंगाल हेल्थ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये सब 100 years ago, ये कुछ लोग छापते थे 50 years ago, अपना जैसे हिंदू छापता था 50 years ago कि 50 साल पहले आज के दिन अखबार में क्या छपा था। वो हमेशा छपता है। हाँ छापता है,
तो ये जो है 100 ईयर्स अगो छापता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। फिर है टीएन गवर्नर रिस्पॉन्ड्स टू स्टालिन्स चाइल्डिश जाइब से सीएम्स एरोगेंस नॉट गुड, वही इशू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का जो है एक ये देखिए तेलंगाना में मारपीट कर लिए सब एमएलए, जो है हाथापाई की नौबत आ गई। तेलंगाना सीएम ब्लेम्स लैक ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फॉर डिफेक्शंस, दल बदल करते रहते हैं। चलिए सब, और फिर वर्ल्ड का आगे लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर, इजरायली डेलीगेशन, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स, ईरान से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ईरान का वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, बिजनेस इंडियन स्टॉक आउटलुक, इन्फ्लेशन डेटा, फॉरेन इन्वेस्टर्स है विड्रॉन। देखिए पैसा सब निकाल रहा है ना विदेशी, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स है विड्रॉन ओवर ₹22,000 करोड़, 22,000 करोड़ निकाल लिया है। तो पैसा कहाँ से रहेगा? फाइव ऑफ टॉप 10 मोस्ट वैल्यू फर्म टम्बल ओवर 2 ट्रिलियन। तो सबका वैल्यूएशन गिर रहा है इंडियन कंपनीज का जो है। CII पुट्स फॉरवर्ड 10 पॉइंट सजेशन फॉर यूनियन बजट, इसको पढ़िएगा। CII है चैम्बर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो 10 पॉइंट का सजेशन दिया है बजट के लिए, यूनियन बजट। इन सब से सुझाव मांगा जाता है बजट अभी बनाने में, तो कैसे कैसे है तो वो देखिए, इसको पढ़िएगा, ठीक है। बजट से जुड़ा हुआ है, कैसे सुझाव मांगा जाता है। हाँ बोले ना, सबसे एक एक करके सब तरह के लोगों से मीटिंग होता है, 1-2 महीना चलता है, दिसंबर से शुरू हो जाता है, दिसंबर के नवंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है। 3 महीना पहले से शुरू हो जाता हाँ, है। सब तरह के किसानों से, मजदूरों से, मिल मालिकों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सब तरह के लोगों से बातचीत होती है। इसका और बैठक सबका का कोई कथी कंडक्ट कराता होगा। हाँ, कौन, क्या नाम है उसका, जैसे क्या होगा? बैठक वही फिनेंस मिनिस्ट्री ही कराता है, वित्त मंत्रालय ही करवाता है। अभी जैसे देखिए ये है बॉडी है जो संगठन है बिजनेस से जुड़ा हुआ, तो उन सब से तो यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन CII जो है उसमें अपना फीडबैक दिया है। मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव इन पुणे, क्या कहें, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, बहुत चीज़ पिताजी कहते थे कि अखबार पढ़ा करो, लेकिन हम लोग, मेरे रूम में आता था कॉलेज में हिंदू, ऐसे फेंकता था अखबार वाला, बाहर में फेंक देते थे, ले जाओ हेडेक सब जो अपना बाहर ही रखो, ये सब रूम में नहीं रखो। ऐसे उठा के वापस फेंक आता था, उधर से फेंकता था, इधर से बाहर फेंकते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया तो दिया नहीं जाता है तो हिंदू यहाँ डालता है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी वहाँ का दम सादा रहता था, दिल्ली उल्ली का दम कलरफुल रहता था, फोटो वोटो से भरा हुआ, वो वहाँ का जो है दम सादा सादी, तो हिंदू ही वहाँ ज़्यादा बिकता है, हिंदू ही देता है। उस समय भी बहुत ऐड आता था उस समय। हाँ, हमेशा से वही रहा टाइम्स ऑफ इंडिया। महाकुंभ लाइकली टू जनरेट ओवर ₹4 लाख करोड़ इन ट्रेड बूस्ट। देखिए क्यों आखिर सरकार इतना फोकस इसी के लिए कर रही है, उससे कितना हमें ट्रेड मिलेगा, कितने का अर्निंग होगा इनकम में, तो 4 लाख करोड़ का जो है, क्या कैसे, तो इसलिए हाँ, नहीं कल न्यूज़ में भी दिया था, माता जी से हम कल बहस कर रहे थे, माता जी कह रही थी, न्यूज़ में देखी थी कि कह रहा है कि अगर एक एक आदमी 5,000 रुपया भी खर्चा करता है तो सोचिए कितना हो जाएगा वहाँ। तो हम कहे कि वो सब फोकटिए पहुँचता है, वहाँ पर कोई पैसा खर्च करने वाला नहीं पहुँचता है ज़्यादातर लोग। तो नहीं, 1,000 2,000 मांग सकते हैं खर्च, तो ठीक है जो देर इसीलिए है। नागा बाबा सब पैसा थोड़ा ना खर्च करेगा। वही कर रहे हैं, नागा बाबा ही नहीं, हर आदमी जा रहा है वहाँ, टिकट ट्रेन का लेता नहीं, इस समय सब भीड़ चलता है, ट्रेन स्पेशल ट्रेन कोई टिकट लेता नहीं है,
वहाँ जाके फिर रहने सहने घाट पर ही रहना सहना, कितने लोग होटल में रहते हैं, कितने लोग धर्मशाला में रहेगा। अब एक दिन में चला आता है, दिन भर तो वही ना कह रहे एक हैं, दिन तो काफी कितना है। खर्च करेगा। गया उसका पर्पस है कि नहा धो के अपना पूजा पाठ करके चला है तो वापस दूसरा जो कर है कि वहाँ जा रहा है होटल में रह के ऐसे से खाने पीने रहने के लिए। तो इसीलिए ठीक है, ये सब एक तरीका है प्रमोट करने का। पहले के साथ हाँ 2000 तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इस पर भी आया हुआ है, एक अच्छा ये है। नहीं, शांत मॉनिटर रह जाता है। कैपेसिटी एडिशन है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन की बात किया है। ठीक है, नए जो हमारे सोलर है, ये सब का है, तो कितना उसमें बढ़ रहा है प्रोडक्शन वगैरह उसकी है। ये आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स से, ये आपका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, इसको पढ़िएगा जो। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये सब का है कल्चर। अभी सब मणिपुर में जो चल रहा है उस पर जो है दिया हुआ है, मणिपुर क्राइसिस पर है। वे पूछ सकते, मणिपुर क्राइसिस पर तो पूछ ही दिया है अभी क्वेश्चन, जो इसी बार आया ही है। हाँ, अभी आया है। पूछा ही था अभी फिर से हो सकता है पूछे, तो मणिपुर से। ये सब प्रिंट करने का क्या मतलब होता है, ये पेंट से प्रिंट करने का? ये नियम है, सरकार का कानून है। ये एक बार AVIS में पूछ चुका है और लोग बहुत कम रेयर इसको ये कर पाया था। PT में पूछा था कि ये एक्चुअली ये होता है CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो कोई भी अगर भारत सरकार का नियम है, भारत में कोई भी कलर्ड चीज़ छपेगा तो उसके नीचे में किन कलर्स का यूज हुआ है उसका नाम लिखना जरूरी है। सी मतलब सियान क्या होता है? हाँ बता रहे हैं, तो कई पेपर जो है वो लिखते हैं कलर से, इसी कलर, ये इस कलर का नाम है सियान। सियान कौन सा? ये पिंक का शेड है, इसको मैजेंटा करते हैं। ये डार्क येलो, पिंक है कि लाइट पिंक है? लाइट पिंक है। और ये है ब्लैक के, और ये फिर ये ब्लैक एंड वाइट है ना। तो इन कलर्स का यूज करके छपा है, तो ये नियम है। तो उस पहले क्या है, ये CMYK ऐसे लिख के हिंदू में आता था, इसी कलर में लिखा रहा, इसी कलर से C लिखा रहता था, इससे M लिखा, इससे Y, इससे K। तो वही पूछा था कि व्हाट इज CMYK, PT में पूछा था। तो बहुत रेयर लड़के उसको, आज का बात नहीं है, ये 2006 के आसपास का बात है, 5-6 का। तो हर पेज में नीचे रहता है, एक ही पेज में नहीं, देखिए हर पेज में देख रहे होंगे ये नीचे कलर ऐसे प्रिंट रहता है। तो नियम काहे ऐसा बनाया सरकार? अब नियम है काहे बनाया है उसको देखिए, वो है इन्फॉर्मेशन के लिए, पब्लिक का बहुत सारा चीज़ लिखना छापना पड़ता है। तो हर पेज पे रहता है, हर पेज पे CMYK लिखा रहता था, छोटे अक्षरों में लिखा रहता था बिल्कुल। तो कोई ध्यान नहीं देता था, हिंदू पढ़ते तो सब थे लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था कि नीचे ये क्या छोटा सा अक्षर में अलग अलग कलर से क्या लिखा रहता है। समझ गए? तो हम लेकिन ध्यान दिए हम, क्योंकि जब शुरू किए थे पढ़ना तो देखते थे कि CMYK क्या तो लिखा रहता है, तो उसका पता, फिर वो पूछा था सवाल 2007 में शायद पूछा है। तो ये दिखाता है कि आप कितनी बारीकी से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि नहीं। बहुत सारा चीज़ ऐसा, दिमाग कॉन्शियसनेस एक बार ये भी पूछ दिया था कि हिंदू पेपर कब से छपना स्टार्ट हुआ। 1870। अब हिंदू के पहले जो है, पहले आप देखो हिंदू के नाम के नीचे ही हमेशा, अब नहीं लिखता है, पहले लिखा रहता था इस्टेब्लिश्ड सिंस 1878। तो वो लोग डेली हिंदू खरीद, लेकिन कितने लोग उसको ध्यान देते हैं कि 1800, पूछ दिया था PT में, बहुत कम लोग उसको सही किया था। ये कब पब्लिश हुआ? 1865। हाँ, ये जो है 1865 से शायद 2-3 पेपर का ये कोलैबोरेशन शुरू हुआ था। स्टेट्समैन जो है 75 होगा शायद, कि क्या 75 लिखा ही हुआ है ऊपर फेसबुक, द स्टेट्समैन 1875, एक कॉर्नर में नहीं आ रहा है। 1875 का ये है, हिंदू 78 का। अच्छा, हैंग कर गया लगता है। हैंग कर गया का मतलब क्या हुआ सर?